हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक्स की रीडिंग सीरीज और उसमें हम पहुंच चुके हैं क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में, जिसमें है विश्व एवं समकालीन भारत सेकंड। और उसका हम फर्स्ट चैप्टर इस वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चित्र था पहले फेडरिक सारियू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और राजनीतिक गणराज्य का स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच की संधि 1848 का 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में के पहले चित्र को आप पहले ऊपर देख चुके हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है, दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। प्रतिमा के साथ जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू ने कल्पना दर्शन यूरोपीटा में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान इनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति में कहीं आगे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो कला क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाने जा सकते हैं और प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। पिछले इसके पीछे जर्मनी के लोग और काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। वे थामे हुए थे जो झंडा वे थामे हुए थे, वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया और दो दो सिलियों की राजशाही लाबरडाइन, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ण से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य का अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने उसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस चित्र को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। ये ऊपर के ये वो देवी और ये है अलग अलग राष्ट्रों के जनता। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसा ताकत बन कर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इस परिवर्तनों के अंततः यूरोप में एक बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक आधुनिक राज्य की गतिविधियों और विचार विकसित हो रहे थे, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर संप्रभुता एक केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उनके शासन बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अंततः काल में नहीं थी,
यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सारणी सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय इन विधियों प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिसके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का अस्तित्व में आए। एक स्रोत में पढ़े तो ये है स्रोत जिसमें है अंस्टल रेनन, राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अंस्टन रेनन 1823 से लेकर 92 के बीच में ने 1982 में साबान विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्विस्ट ईस्ट यू नेशन, राष्ट्र क्या है। इस निबंध के में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र सामान्य भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। समान राष्ट्र, समान भाषा। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता के युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर समान महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, लार्ज स्केल सॉलिडिटी। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। जिसका किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। फिर उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी। जैसा आपको याद होगा कि 1779 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें संप्रभुता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्ताक्षर हो गई। क्रांति के ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होना होगा और वे ही इनकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार एक संयुक्त राज्य के विचार पर बल दिया जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसमें पहले के राज ध्वज की जगह ले ली। स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई चुनौतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ये है चित्र जिसमें दर्शाया गया। ये चित्र देखे पहले और इसमें है एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र, एक प्रमुख पोस्ट जिससे पत्रकार एडियास रेबमाम
ने 1798 में डिजाइन किया था। फ्रेंच बास्टिल में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसमें मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया है। यह किला जर्मन प्रांत कैलेस के निरंकुश शासन के रूप में चित्रित है गढ़ के रूप में चित्र है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया है, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रैबमान एक पत्रकार था जो मेज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। फिर है कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राज्य का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप में अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने से में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप में विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र एवं शिक्षित मध्यम वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन ने के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिसे फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था हाँ, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बनी सके। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी ने नेपोलियन के ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदायित्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों ने श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया और यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा माप, एक राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों और स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेनाओं में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आते हैं। ये चित्र है जिसमें है जुवेक ब्रेकन, जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैप्सर फिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जुवेक ब्रेकन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफेद और लाल पोशाक से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी है। बाएं छीनते हुए कुछ युवक
युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, बीच का अभ्राग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है, इसका अनुवाद है, जिसमें हमने आवाज आजादी और समानता ले लो और यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग्य है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। ये चित्र है राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यह नेपोलियन को 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हुई चिट्ठियां उस चिट्ठियों पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आप आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। यह तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स और तिराल राष्ट्रीय और सुडेललैंड जैसे इलाकों ने साथ साथ बोहेमिया और भी शामिल था। यहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी ने आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया के में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। इस प्रभावशाली समूह के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियम और स्लोवाक कार्नियोला और स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूर्व की तरफ ट्रांसल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य विचार कैसे उभरा? ये एक टाइमलाइन है जिसमें महत्वपूर्ण तिथियां और उनमें घटी प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में है। सबसे पहले है 1797, जिसमें है नेपोलियन का इटली पर हमला और नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। फिर है 1814 और 15 में नेपोलियन का पतन और वीना शांति संधि। और फिर है 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ। और फिर है 1848 में फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्य वर्ग के संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1859 से लेकर 1870 तक इटली का एकीकरण होता है। फिर 1866 से लेकर 71 तक जर्मनी का एकीकरण। और फिर है 1905 में हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। अगला टॉपिक है कि कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजकों के आर पार
व्याप्त थी। ये वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। इनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या में लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या में अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्से में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिसका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी में दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस में जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी में एक दौरान हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग को उद्योगपति, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्यम और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच की राष्ट्रीय एकता में के विचार लोकप्रिय हुए। फिर अगला पॉइंट है कि उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या मायने थे। तो यूरोप के 19वीं सदी के शुरुआती दशक में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलाइजेशन शब्द लैटिन भाषा के मूल लिबरल पर आधारित है, जिसका अर्थ है आजाद, और नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद का ऐसा सरकार पर जोर दिया जाता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार पर का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि फ्रांसीसी क्रांति उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई और इससे महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 12वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों की तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्यम वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी से पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन ने के प्रशासनिक कदमों के अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया, जिसमें से प्रत्येक ही अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग में न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन का आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूंकि हर क्षेत्र में इसकी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था।
मसलन कपड़े के नापने का पैमाना LA था, किसी जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर कल एक L कपड़ा एफकर्ट फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता। मेज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। वाणिज्यिक वर्ग ऐसे परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र में निर्माण में पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1734 में पशा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उसमें पहले 30 के ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल में गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापना पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर को वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश प्रजातंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय महाशक्तियों, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, ने के प्रतिनिधित्व यूरोप के एक समझौता तैयार करने लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि, ट्रीटी ऑफ वियना, तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियनी युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बोन वंश के सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण और पिंटमांड में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रस्ता को इसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाकों के लिए जबकि ऑस्ट्रेलिया को उत्तरी इटली पर नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रस्ता को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी और वे आलोचनाओं और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी।
ज्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों के व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता से मुक्त के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक प्रमुख मुद्दा था प्रेस की आजादी। ये चित्र है जिसमें चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बनाया गया है और एक अनाम व्यंग चित्र है। ये बाईं तरफ की पट्टी पर लिखा है, आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड पर क्लब के नियमों की सूची है जिसमें निम्नलिखित शामिल है। पहला है कि इस पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी और दूसरा है कि ऐसे किसी स्थिति से बचने के लिए जब इस क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए, सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है कि क्रांतिकारी 1815 में 15 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस में बाद स्थापित की गई। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। ज्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आजादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही वह व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जियुसेप्पी मैक्सिनी। इसका जन्म 1807 में जोनोआ में हुआ था और वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। मैस्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। इसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण की इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। इसमें इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड के गुप्त संगठन का कायम किए गए। मैसी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध, इसके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न को मैक्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिक ने इसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। ये चित्र है जिसमें है ज्यूसेपे मौत्सिनी और बर्न 1833 में यंग यूरोप की स्थापना, गियाकोमा मातेगमा का चित्र। फिर अगला टॉपिक है क्रांतियों का युग, जो कि है 1830 से लेकर 1848 के समय के बीच में माना जाता है। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद की क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली और जर्मन के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड जैसे ऐसे ही कुछ क्षेत्र थे। इन क्रांतियों का नेतृत्व उदारवादी राष्ट्रवादियों ने किया, जो शिक्षित मध्यम वर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापार में लगे मध्यम वर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ।
बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रियाओं के दौरान सत्ता से बहाल किया गया था, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप्स था। मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। एक घटना जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग के में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 15वीं सदी से यूनान ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आजादी के लिए संघर्ष 1881 में प्रारंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में यह रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिम यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए एक मत जुटाए। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार में उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय विस्तार से हुआ। राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति की एक अहम भूमिका निभाई। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें और एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर रूमानी कलाकारों को कवियों के तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की और उनकी जगह भावनाओं और अंतर्दृश्य और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया जाए। ये चित्र है जिसमें है यूजीन डेलाक्रोix द मर्केस एट कियान। 1824 में फ्रांसीसी कलाकार डेलाक्रोix सबसे महत्वपूर्ण फ्रेंच यूनानी चित्रकार थे में से एक थे। एक विशाल चित्र 4.19 मीटर इंटू 3.54 मीटर एक घटना को चित्रित करता है जिसमें कियास द्वीप पर कहा जाता है तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। डेलाक्रोix ने घटना नाटकीय बनाकर महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाते हुए चटक रंगों का प्रयोग करके देखने वाली भावनाएं उभार करके यूनानियों के लिए सहानुभूति जगाने की कोशिश की है। ये है वो चित्र। जर्मन दार्शनिक यूहान गाटफील्ड ने जैसे रोमानी चित्रकों ने दावा किया कि सच्ची जर्मन संस्कृति इसके नाम आम लोगों में निहित थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोक गीतों, जन काव्य, लोक नृत्यों से प्रकट होती है। इसलिए लोक संस्कृति ने इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजनाओं के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावना को वापस लाना नहीं, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें से अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों
ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुर्पिस्की ने राष्ट्रीय संघ का अपने ऑपेरा और संगीत के गुणगान किया और पॉलेसन ने माजोर्का जैसे लोकगीतों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय आंदोलन भावनाओं के विकास में इन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसमें आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने इन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। यह बॉक्स में अतिरिक्त जानकारी जिसमें है ग्रिम बंधुओं की कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। ग्रिम्स फेरी लेटेल्स एक जाना माना नाम है। जैकमन ग्रिम्स और विलियम्स ग्रिम्स बंधुओं का जन्म क्रमशः 1785 और 1786 में जर्मन के खानाउ शहर में हुआ था। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौक के तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। वे 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते थे और पीढ़ियों से चले आ रही जो भी लोक कथा उनकी जानकारी में आती, उसे लिख कर रख लेते थे। यह कहानियां बच्चों और बड़ों के समान रूप से पसंद की जाती थी। 1812 में उन्होंने इन कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए और प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली। इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उनको विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं, वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों में वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। अगला पॉइंट है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 का दशक यूरोप की भारी कठिनाइयों को लेकर आया। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से भी अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्र की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ से भरी गरीब बस्तियों में रहने लगी। नगरों में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड में आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज्यादा झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप के उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जमींदारों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीजों के मूल्य बढ़ते या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गांवों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। यह है कृषक विद्रोह का एक चित्र, जिसमें जो है 1848 का। 1848 ऐसे ही एक वर्ष था। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप्स को भागने पर मजबूर किया गया। राष्ट्रीय सभा नेशनल असेंबली ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों
को मताधिकार प्रदान किया और काम के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो कच्चे माल लेकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम्स वॉल्फ ने सिलसिलों में सिलेसिया में एक गांव की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। श्रमिकों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फायदा उठाकर ठेकेदार ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं। फिर 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। इनके साथ उनकी घृणा का व्यवहार किया जा गया तो कभी धमकियां दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस गई और चश्म चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद में लौटा। इसके बाद वो टकराव हुआ जिसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। फिर अगला टॉपिक है कि जिसमें उदारवादियों की क्रांति 1848 की। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उनके समानांतर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। फरवरी 1848 की घटनाओं में राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित थी। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्यम वर्गों ने स्त्री पुरुषों के संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया। उन्होंने बढ़ते जनसंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्रीय राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाके में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण कर लिया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता में एक राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव में एक राजा फ्रेडरिक विल्हेम्स चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा में के विरोधी थे। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में सदस्य वर्गों का प्रभाव अधिक था। उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया और जिससे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। एक स्रोत की जानकारी इधर देखें तो उसमें है स्वतंत्रता और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था। उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेलकर ने, जो फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे, निम्नलिखित विचार व्यक्त किए। प्रकृति ने मनुष्यों और महिलाओं को अलग अलग कार्य करने के लिए निर्मित किया है। पुरुष को ज्यादा ताकतवर और दोनों में से ज्यादा निर्भीक और मुक्त है।
उसे परिवार का रखरखाव और भरण पोषण करने का वाला बनाया गया है और वह कानूनी उत्पादक तथा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के लिए है। महिलाएं जो कमजोर हैं, निर्भर हैं, दब्बू हैं, उन्हें पुरुष की सुरक्षा की आवश्यकता है। उनका क्षेत्र घर, बच्चों की देखभाल और परिवार का पालन पोषण है। क्या हमें कोई और प्रमाण चाहिए कि इन भेदों के बाद लिंगों में बराबरी केवल परिवार के मेल मिलाप और गरिमा के खतरे में डाल देगी? लुइस ओटो पीटर्स 1819 से लेकर 95 तक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिनमें महिलाओं की पत्रिका और तत्पश्चात एक नारीवाद राजनीतिक संगठन की स्थापना की। इनके अखबार 21 अप्रैल 1849 के प्रथम अंक के में निम्नलिखित संपादकीय छपा। आइए हम यह पूछें कि कितने पुरुषों को स्वतंत्रता के लिए जीने मरने के विचारों के से ओतप्रोत हैं। लोगों सभी इंसानों की आज़ादी के लिए तैयार होंगे। जब उसने यह प्रश्न पूछा जाएगा, वे बड़ी आसानी से जवाब देंगे, हाँ। हालांकि उनके अथक प्रयास केवल आदि मानव जाति के फायदे के लिए हैं, यानी कि पुरुष, मगर स्वतंत्रता को अविभाज्य है। अतः स्वतंत्र पुरुषों को परतंत्रता से घिरे रहना मंजूर नहीं होना चाहिए। इसी अखबार के एक अनाम पाठक ने 25 जून 1850 को संपादकीय को निम्नलिखित पत्र भेजा। महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना वाकई बेतुका और अविवेकपूर्ण है, जबकि उन्हें संपत्ति का अधिकार है जिनका वे इस्तेमाल करती हैं और जिम्मेदारियां भी उठाती हैं। हालांकि उन्हें वे लाभ नहीं मिले जो उसी के लिए पुरुषों को मिलते हैं। यह अन्याय क्यों? क्या यह लज्जा की बात नहीं कि सबसे मूर्ख मवेशी पालक को मत देने का अधिकार है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुरुष हैं, जबकि अत्यंत काबिल महिलाओं को जो काफी संपत्ति की मालिक होती हैं उसी हक से वंचित रखा जाता है, यद्यपि वे राज्य में रखरखाव का इतना ज्यादा योगदान देती है। फिर है कि उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं का राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादग्रस्त था। हालांकि आंदोलन में वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शिरकत की। इसके बावजूद उन्हें असेंबली में चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल्स चर्च में फ्रैंकफर्ट सदस्य की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेषकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ये है वो चित्र जिसमें सेंट पॉल्स की चर्च में फ्रैंकफर्ट सदस्य समकालीन रंगीन चित्र। ऊपर दाई दीर्घा में महिलाएं बैठी हैं। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतियों को रियायतें देकर ही क्रांति को और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुकी थी। इस प्रकार हेम्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में और रूस में भूदासत्व और बंधु व मजदूरी समाप्त कर दी गई। हेम्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मैंग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ। आगे है जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसे उस प्रकार प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिसमें
जर्मनी और इटली एकीकृत होकर जन राष्ट्रीय राज्य बने। जैसा आपने देखा, राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य राष्ट्रीय राज्य बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्रीय निर्माण की वह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत को मिलकर दबा दी। उसका पंसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। इसके पश्चात प्रसा के ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला। उनका मुख्यमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क एक इस प्रक्रिया का जनक था, जिसे प्रसा की सेना ने नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा को जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1817 में वर्साई में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। फिर 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमार, सेना और प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ओटो वाम बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साई के महल में बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरस में हुई। सभा में प्रसा के काइजर विलियम्स प्रथम ने नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में प्रसा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाया गया। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया और प्रसा द्वारा उठाए गए कदम और कार्रवाई बाकी जर्मन के लिए अक्सर एक मॉडल बना। फिर है इटली। जर्मनी की तरह इटली को भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशागुणित राज्यों तथा बहु राष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। ये चित्र है जिसमें है आंत्रांत वार्न वर्नर की कृति वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा। चित्र के बीच काइजर और प्रशियन सेना के मुख्य कमांडर जनरल वान रून खड़े हैं। इनके पास बिस्मार्क इस विशाल कृति 2.7 मीटर और 2.7 मीटर 2.7 इंटू 2.7 को चित्रकार ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। ये है जर्मनी के एकीकरण का मानचित्र, जो है 1866 से लेकर 71 के बीच में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जिसमें यह प्रसा इस रंग में दर्शाया गया है, जो कि 1866 से पहले की बात है। फिर है ये है ऑटो प्रसा युद्ध के बाद ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध 1867 से पहले प्रसा में विभाजित, और ये है जर्मन महासंघ में कहाँ है ये वाला जर्मन महासंघ में बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग, और यह है जर्मन महासंघ की स्थापना में प्रस्ताव का में शामिल है 1867 में, और यह है जर्मन साम्राज्य की स्थापना हेतु जर्मन दर्शन राज्य प्रसा की शामिल और 1877 और फ्रांस प्रसा युद्ध के में प्रसा द्वारा विजित 1871 में इस रंग में दर्शाया गया है। 19वीं सदी में 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पिटमांड ने एक सांतवली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हेम्सबर्ग में के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन में बुर्बों राजाओं के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक इसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैस्सिनी ने
एकीकृत इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचार कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की। इसके उसने अपने उद्देश्य के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बुलाया। 1831 और 1848 में राष्ट्रीय क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिटमांड के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री प्रमुख कावूरूर, जिसने इटली के प्रदेशों में एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतावली जाति अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतावली भाषा के कहीं बेहद फ्रेंच बोलता था। फ्रांस में सार्डिनिया पिटमांड की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, के सार्डिनिया पिटमांड 1859 में ऑस्ट्रेलिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जूयू पेसेप गैरीबॉडी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी इनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी। अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के अनजान थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरीबॉडी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी थी। इससे पहले ये चित्र था, जो है व्यंग्यिक चित्र, जर्मन राइक्सटैग संसद में ऑटोमन वाम बिस्मार्क फियांगो से वियना 5 मार्च 1870 का। यह ब्रिटेन की अजीब दास्तां। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्र व राष्ट्र राज्य का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन के राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा था, का नतीजा था। 18वीं सदी में पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्टॉक या आइसटीन की मुख्य पहचान नृत्य जाति थी। इन सभी जातियां समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। इससे पहले ये जो चित्र दिए मानचित्र है, उनमें है ये एकीकरण से पूर्व इटली के राज्य 1858 में, और यह एकीकरण के बाद इटली के नए नक्शे में अधिकृत राज्यों के वर्षों में दर्शाया गया है। संस्कृत परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रीय पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद में 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ले गई। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट्स ऑफ यूनियन 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसमें इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया।
इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें जबरदस्त दमन का सामना करना पड़ता था। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उन्हें में से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। फिर आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। वह देश के कैथोलिक और प्रोटेस्ट धार्मिक गुटों में गहराई से बटा हुआ था। अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्ट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश का प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता दी। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध कुछ हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वॉल्सटाउन और उनकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुई असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल राष्ट्र संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों ब्रितानी झंडा, यूनाइटेड जैक और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र इस संघ के मातहत संयोगी के रूप में ही रह पाए। ये है अतिरिक्त जानकारी जिसमें है ज्यूसेप गैरिबाल्डी 1860 से लेकर 92 तक संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर थे। उनका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उनकी मुलाकात नेस्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिटमांड में गणतंत्र विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया और गैरिबाल्डी को दक्षिणी अमेरिका भागना पड़ा और जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। 1854 में उसने विक्टर इमैनुएल द्वितीय का समर्थन किया और जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहा था। 1860 में गैरिबाल्डी के दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द थ्राउडेज हजारों लोगों का अभियान का नेतृत्व किया। इस अभियान में एक स्वयंसेवक जुड़ने चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। वे रेड शर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। 1867 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयंसेवकों की एक सेना पेपल राज्यों में लड़ने रोम गई और जो इटली के में एकीकरण में अंतिम बाधा थी। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं पाई। 1870 में जब फ्रांस के युद्ध के दौरान फ्रांस ने रोम में अपने सैनिक हटा लिए, तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में शामिल हुए। यह है चित्र जिसमें गैरिबाल्डी सार्डिनिया पिटमांड के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते हुए 1859 का अंग्रेजी व्यंग्य चित्र। अगला पॉइंट है राष्ट्र की दर्शन कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाने हुए जिस नारी का रूप को चुना गया, वह
असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। ये है चित्र जिसमें 1850 का डाक टिकट, इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणराज्य जैसी विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया है। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं का प्रतीक के में व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी और टूटी जंजीर है, और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखें पर पट्टी बंधी हो और वह तराजू लिए हुए है। इसी प्रकार के नारी रूपक का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, जिसमें जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसने चिन्हित चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियान की प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चासुक अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। यह है जर्मेनिया चित्रकार फिलिप्स वेट और 1848 का चित्र। चित्रकार में जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, चूंकि उसे सेंट पॉल चर्च की छत पर लटकाया न था, और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। ये है जिसमें प्रतीकों के अर्थ बताए गए हैं इस बॉक्स में, जिसमें है ये है गुण और महत्व। जैसे टूटी हुई बेड़ियां, उस जेलेमिया की जो भी है उसमें वो किसकी प्रतीक है, महत्व है उसका आजादी मिलना। यह है बाज छाप कवच, जर्मन साम्राज्य का प्रतीक शक्ति। बतूल पत्तियों का मुकुट, बहादुरी। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की ढाली, शांति की चाह। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा जिन्हें जर्मन राज्यों के ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया था। उगते सूरज की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात। ये चित्र है जिसमें है द फॉलन जर्मनिया, हताश जर्मेनिया का चित्र है, जिसमें जो बनाया था जूलियर हाबुर ने 1850 में। और ये चित्र है जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया का चित्र है, जो 1860 में चित्रकार लॉरेंज क्लासेन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। बाद में है अगला टॉपिक राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथी वह राष्ट्रवाद की वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों द्वारा संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहने लगे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी उन्हें अपने साम्राज्यवादी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आशंकाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप की गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था।
इस क्षेत्र में औद्योगिक और जातीय विभिन्नता, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविया, स्लोवेनिया, सर्बिया, माउंटेगिनो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर सुलाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैसले और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य के आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनाना चाहा, किंतु इसमें उन्हें बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उनके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उनके चंगुल से निकलकर राष्ट्र कर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बाल्कन लोगों ने आजादी व राजनीतिक अधिकारों के अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आजादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपने पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे की भारी ईर्ष्या करते थे और एक राज्य अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियां और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्याएं आगे बढ़ी, उनमें से यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूसी, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की एक ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाकों में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ये चित्र है ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मानचित्र। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर हमें दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विश्व विजय भाव के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों के शेर, हाथी, वन और आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाए गए हैं। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने इनकी 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों के औपनिवेशीकरण के किया था। साम्राज्यवाद प्रभुत्व का विरोध करने लगे। इस तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना के प्रेरित थे, जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया से उभरी। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, लेकिन क्योंकि हर जगह लोगों के ने अपनी तरह की विशिष्ट अनुवाद राष्ट्रवाद विकसित किया, मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।